लेकिन एक ताजा तस्वीर इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुजरात में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद, वोटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि यह बैठक अगले चुनाव की रणनीति तय करने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए। वहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ साथ अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर आज पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर माना जा रहा है कि यह बैठक रणनीति तय करेगी। बहुत सारी चीजों पर चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा और यह बैठक जो इस समय बीजेपी मुख्यालय में चल रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में पहुंच गए हैं और इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम गुजरात विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, जपन पाठक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बीजेपी के लिहाज से 27 साल का किला बिछाना, क्या किसी तरीके की चुनौती आप देखते हैं या आपको लगता है कि ये इजी सेल हो सकता है? अभी फिलहाल का जो ट्रेंड है, पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण के मतदान में अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, मतदान आज भी करीब करीब वही आंकड़े पे जा रहा है कि जो पहले फेज में था, यानी अभी तक कोई जंप हम नहीं देख पा रहे हैं। वैसे हर 2 घंटे में जो अपडेट होगी तो उससे मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट फेज से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, सेम है। अभी करीब करीब सिमिलर चल रहा है। यहाँ से काफी कंप्लेंट्स आ रही है कि वोटिंग काफी स्लो है, वोटिंग का प्रोसेस काफी स्लो है। महिलाओं की लाइन, सीनियर सिटीजन की लाइन और आम लोगों की लाइन। और यहाँ पे जो एरिया में सबसे कम वोटिंग हुआ है, एलिसब्रिज एरिया, वहां से अभी मैंने फीडबैक लिया। वो लोग कह रहे हैं कि पर रूम एक ही ईवीएम है, लाइन बहुत ज्यादा है और काफी स्लो लाइन आगे बढ़ रही है। तो लोग तो वोट देने के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस काफी स्लो है, ये कंप्लेन भी आ रही है। कई जगह से ये भी फीडबैक आ रहा है कि जो मोबाइल फोन लेके अंदर नहीं जाना है, वो चीज हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 3 दिन से लगातार प्रेस रिलीज देख के बताई थी, लेकिन अभी तक लोगों के नॉलेज में वो नहीं है। तो वो डिस्क्रिप्शन पे है। कई पोलिंग सेंटर में मोबाइल लेके अंदर जाने देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप पॉकेट में ही रखिए, इस्तेमाल मत कीजिए, और अलाउ करते हैं। कई जगह कहते हैं कि आप मोबाइल फोन घर छोड़ के वापस आइए पोलिंग स्टेशन पे। तो ये भी फीडबैक मिल रहे हैं कि स्लो वोटिंग या कम वोटिंग क्यों दिखाई दे पड़ रहा है ये सिटी एरिया में। जी बिल्कुल जपन जी, आप जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि फिलहाल अभी तक जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है। लेकिन मैं रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप लंबे समय से गुजरात की राजनीति को देखते रहे हैं, कवर भी करते रहे, कई बार आपकी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं। इस पूरे अगर प्रक्रिया को देखा जाए, अभी तक की जो रफ्तार देखी जाए, क्या आपको लगता है कि इस समय जो वोटिंग का ट्रेंड है या वोटिंग का जो परसेंटेज है वो किसी तरीके का इंडिकेटर है? क्योंकि अर्बन वोटिंग इस समय ज्यादा है और अगर अर्बन वोटर्स के अंदर एक सुस्ती देखने को मिलती है तो इसका क्या इशारा समझा जाए? नहीं, मुझे लगता है कि इससे कोई निष्कर्ष निकालना अभी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए गुजरात में एक तरह से अर्बन रूरल डिवाइड है। अर्बन एरियाज़ में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा करती है। रूरल एरियाज़ में जो कांग्रेस का जो जनाधार बचा हुआ है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में है। तो अर्बन एरिया में जो पिछली बार बीजेपी सीटें जीती थी वो बड़े बड़े मार्जिन से जीती थी। तो अगर वहाँ वोटिंग कम हो रही है और बीजेपी का वोटर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मार्जिन कम हो सकता है, सीटों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर अर्बन एरिया में बीजेपी का वोटर कम आ रहा है तो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, और कांग्रेस का कम आ रहा है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। तो सवाल ये है कि किसका वोटर कम निकल रहा है। वोट परसेंटेज कम होना तो एक बात है, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो है, लेकिन किस पार्टी के पक्ष में कम वोट पड़ रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ रहा है, ये तो नतीजे जब आएंगे तब साफ होगा कि आखिर किसके वोटर ने उदासीनता ज्यादा दिखाई। लेकिन अभय दुबे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, अभी तक इस गुजरात की राजनीति के अंदर बाइपोलर कंटेस्ट माना जाता रहा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता था। लेकिन आम आदमी पार्टी या एआईएमआईएम इन किरदारों की भूमिका और खासतौर पर चुनावी अगर बिसात पे देखा जाए, क्या आप देखते हैं कि इस जो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है या 4 कॉर्नर कंटेस्ट है या 3 कॉर्नर कंटेस्ट है, इस लड़ाई से कुछ समीकरण बदल सकता है या ये बदलाव किसके हक में जा सकता है? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है कि किसके हक में जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से गुजरात के लिए बहुत दिनों के बाद, कई चुनावों के बाद ये एक नई स्थिति है कि एक कम से कम त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई पड़ रहा है।
और ये एक प्रभावी त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसमें ऐसा नहीं है कि तीसरा कोण जो है वो बहुत मामूली किस्म का हो, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो लेकिन उसका असर ना हो। ऐसा लगता है कि तीसरा कोण भी किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव दर्ज कराएगा। तो अब देखिए, अब इसमें इसका फायदा आमतौर पर एक आम सहमति है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर है, जो देखिए भाजपा का 27 साल से सरकार है, इसके बावजूद भी ऐसा मोटे तौर पर मान सकते हैं कि आधे वोटर ऐसे हैं जो कि भाजपा को वोट नहीं करते। तो वो आधे वोटर जो हैं वो किसी एक ध्रुव पर जाने की बजाय, या उनका बड़ा हिस्सा एक ध्रुव पर जाने की बजाय, अगर यानी आपका मानना है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसके अंदर बंटवारे की अगर वो दो जगह बंटता है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कम वोट मिलने पर भी भाजपा की सीटें और बढ़ जाएंगी। और अच्छा, दूसरे एक और बात है कि इससे यह भी पता लगता है कि भाजपा का जो अपना जनाधार है, यानी जो उसका बेस वोट है, आधार वोट है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, वो मोटे तौर पर भाजपा के साथ है। अभी जी मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और इस समय बीजेपी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और इस बैठक पे काफी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि एक तरफ गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो साथ ही आने वाले चुनाव की रणनीति के लिए भी यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस टाइमिंग के मायने क्या है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। प्रशांत, आज की जो टाइमिंग है, प्रधानमंत्री मतदान करने के बाद अहमदाबाद से सीधे दिल्ली पहुंचते हैं और आते ही सबसे पहले चुनाव पर चिंतन और मनन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रणय, आप बार बार कह रहे हैं चुनाव की टाइमिंग। कल बीजेपी की ओर से जो एक औपचारिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि ये जो 2 दिनों की बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, जिसमें आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू हो गई है, चूंकि उन्हीं को उद्घाटन करना है 2 दिनों की बैठक का। उस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि ये बैठक मुख्य रूप से जो अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्य हैं, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी की कैसी तैयारी है, आगे अभी 1-1.5 साल का जो वक्त बचा है उसमें आगे क्या क्या करना है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही जो संगठनात्मक मुद्दे हैं उस पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन ये बैठक जो है आज से करीब 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले ये तय की गई थी। ये टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम जब आपसे बात कर रहे हैं प्रणय, तो आप जानते हैं गुजरात में सेकेंड फेज का वोटिंग चल रहा है और अब तमाम विशेषज्ञों से उस पर बात भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और पार्टी भी चाहती है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एमसीडी का तो चुनाव हो गया, अब आगे की क्या रणनीति हो, खासकर पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, तो उस पे पार्टी की क्या बहुत सारे मुद्दे होंगे। प्रशांत, आप नजर बनाए रखें इस महत्वपूर्ण बैठक पर। इस बैठक से जो भी जानकारी निकलेगी वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज दिखाएगा। एबीपी न्यूज पर देखना ना भूलें सबसे बड़ा एग्जिट पोल, क्योंकि गुजरात के चुनावी नतीजे का ऊंट किस करवट बैठने वाला है यह आपको एबीपी न्यूज के एग्जिट सर्वे में देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता दें, करीब 35% मतदान हो चुका है। साबरकांठा में सबसे ज्यादा 40% मतदान दर्ज किया गया है और गुजरात के करीब 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस समय दूसरे चरण का यह मतदान है और गुजरात चुनाव में 5 घंटे की वोटिंग अब तक हो चुकी है। 1 बजे तक करीब 35% मतदान गुजरात में हो चुका है। दूसरे चरण का यह मतदान है और इसमें साबरकांठा वो जिला है जहां पर 40% मतदान दर्ज किया गया है और सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग डले। मतदान की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी बताई जा रही है, दोपहर का वक्त है, लेकिन अभी तक 19% से ज्यादा का मतदान हो चुका है और गुजरात विधानसभा चुनाव में 5.5 घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक करीब 19% मतदान दर्ज किया जा चुका है। करीब 93 सीट 14 जिलों की इस विधानसभा चुनाव में जिन पर वोटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना वोट अहमदाबाद में डाला। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और आज शाम तक मतदान का वक्त है। जनतंत्र का यह उत्सव होता है और चुनाव में सबकी अपील यही है। एबीपी न्यूज भी आपसे लगातार यह अपील कर रहा है कि अपने घरों से निकलें, अधिक से अधिक संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और एबीपी न्यूज लगातार अपनी इस बड़ी कवरेज में ग्राउंड जीरो से आपको हर बड़ी खबर और जरूरी तस्वीर दिखा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी मौजूद हैं गुजरात में और आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट कि किस तरीके से अलग अलग पोलिंग बूथ्स के ऊपर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है।
अहमदाबाद का मेमनगर सार्वजनिक विद्यालय के बाहर हैं हम यहाँ पर, और आपको भीतर की तस्वीरें दिखाते हैं। अहमदाबाद शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें कम ही वोटिंग केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लंबी कतार लगी हुई है इस मतदान केंद्र पर। यहाँ के मतदाता मालूम पड़ता है कि ज्यादा जागरूक हैं या घर का कामकाज निपटाने के बाद वोट करने आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से समझेंगे कि मसला क्या है। यहाँ तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। आप वोट डाल के आए तो ये यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों है? बाकी बूथ पे तो बड़ा सन्नाटा सा है। अच्छा है ना, पब्लिक जितना मतदान करेगी उतना अपने कैंडिडेट को लेकर आएगी। मतदान होना ही चाहिए, होना चाहिए। लोग घर का कामकाज निपटा के, महिलाएं ज्यादा आ रही हैं इसलिए वो लाइन लंबी है। सबको आना चाहिए, सब अपना काम काज खत्म करके आएंगे। महिलाएं भी आएंगे, जेंट्स भी ऑफिस जा रहे हैं वोटिंग कर। इवन सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, देखिए सीनियर सिटीजन की बात की तो काका ये बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि यहाँ के लोग जागरूक है। हाँ, जागरूक है, लोग जागरूक है, मतदार भी जागरूक है। लंबी लंबी लाइन इसलिए लगी है क्योंकि सुबह से ही ऐसा है। सुबह में लेडीज लोग अपना काम निपटा के आ जाते हैं और फिर यहाँ जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो भी बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने भी बहुत अच्छा इलाज। कैंडिडेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ मतदान की। मतदान इसीलिए है, लोग स्वयंभू लोग बाहर मतदान करने के लिए निकल पड़े हैं। कि जो लोग इसीलिए लोग निकल पड़े कि लोग खोटा वायदा करते हैं, अलग पार्टी लोग खोटा गलत वायदा कर रहे हैं, और इसीलिए ये जागरूक पब्लिक है कि इधर का जो सीएम जागरूक लोग हैं। बिल्कुल देखिए। और देखिए काकी आपकी उम्र कितनी है? 78 ईयर। और आप अकेले मतदान करने आए हैं? नहीं, वो आया है, भाई आया है। अच्छा, भाई आया है। तो आपको इतनी ललक है कि वोट जरूर डालना है। डालना। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। गुजरात के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा का उपचुनाव है 2 सीटों के ऊपर और साथ ही लोकसभा की मैनपुरी लोकसभा सीट के ऊपर भी उपचुनाव हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गुजरात की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नेताजी के जाने से जो सीट खाली हुई, मैनपुरी की सीट, वहां पर भी आज लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट, क्या कुछ तस्वीर? बेहद इंटरेस्टिंग ये पूरा चुनावी जो प्रक्रिया है देखने को मिली। जिस तरीके से कैंपेनिंग में एक तरफ मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट पहुंचा रहा और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव सबने मोर्चा लिया रहा। आज के दिन वोटिंग हो रही है और लगातार जो आरोप है समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि गड़बड़ियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो सेंट्रल फोर्सेज आई हैं उनको गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है। वो जो उनके वोटरों के गाँव है उनको घेरे। धर्मेंद्र यादव जी इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है। धर्मेंद्र जी, आज के दिन वोटिंग, और मैं देख रहा हूँ फोन पे फोन आप लगातार अधिकारियों को मिला रहे हैं, क्या गड़बड़ियां देखने को मिल रही है? एक मिनट भी हमको फुर्सत इस बात से नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे बूथ के जो वर्कर हैं, हमारे गांव से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। कहीं अधिकारी मशीन ख़राब कर दे रहे हैं, कहीं अगर परसेंटेज ठीक चल रही है वोटिंग की तो उसको रुकवा रहे हैं, एसडीएम से लेके तमाम लोग। कहीं कप्तान साहब हमारे एजेंटों को भगा रहे हैं, बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं बीजेपी के पक्ष में हिस्ट्री सीटर्स, जिनके बाई नेम मैंने कमीशन को भी दिए, ऑब्जर्वर साहब से भी बात की है, कप्तान से भी बात की है, तो ये हिस्ट्री सीटर लोग वोटों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, परिणाम सुरक्षित है। आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैनपुरी के लोग आतुर हैं और डिंपल जी को निश्चित तौर पे लोकसभा में लाखों वोटों से पहुंचा। आप जो बात कर रहे हैं सर कि अधिकारी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जरा नाम बताइए ना उन अधिकारियों का, उनकी प्रोफाइल बताइए, कौन लोग हैं जो सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं? चुनाव आयोग भी जाने। अभी जो मेरे पास खबरें, चूँकि मेरे पास एक असेंबली सेगमेंट की जिम्मेदारी है, मैनपुरी एसडीएम, मैनपुरी सीओ, एसडीएम कुरावली, सीओ कुरावली, इंस्पेक्टर कोतवाली मैनपुरी से लेके तमाम लोग, एसओ ओछा, ये मैं बाई नेम बाई पोजीशन बता रहा हूँ, बाकी नाम मुझे नहीं याद है सभी अधिकारियों के। ये लोग जाके जगह जगह हिंडेंस पैदा कर रहे हैं। 18 साल की अलका नाम की बच्ची को नेकपुर पोलिंग से उठा लिया गया। गोपालपुर की परसेंटेज अच्छी हो रही थी, मशीन ख़राब कर दी गई। ग्वालटोली में 65% मतदान होने के कारण वहाँ जाके सीओ और एसडीएम ने पोलिंग रुकवा दी। वहीं शहर के एकरसन आश्रम जो पोलिंग है, गौतम बुद्ध की जो पोलिंग है, क्रिश्चियन गर्ल्स की जो पोलिंग है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्ट्री सीटर आशु तोमर, वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का पुराना अध्यक्ष और चेयरमैन आलोक गुप्ता, ये बबलू पांडे जैसे नेता
षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे हम पोलिंग को डंप कर सकें। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं सर, मुझे याद पड़ा है जिस दिन अंतिम संस्कार था नेताजी का, बहुत भावुक थे और उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी कि ये जो चुनाव होगा भावनाओं पे लोग चढ़कर वोट देंगे। ऐसा लग रहा है कि लोग जो वोट देने के लिए आ रहे हैं मन में नेताजी को लेकर ख्याल है, पर आप जिस तरीके से कर रहे हैं बीजेपी गड़बड़ कर रही है ये। देखिए बीजेपी क्या कर सकती है, देश के सामने आ गया है। जहां नेताजी के लिए इतनी संवेदनाएं व्यक्त की, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की, मुख्यमंत्री जी ने की, और भी बीजेपी के लोग आए, लेकिन आज मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ और आश्चर्य में मैं नॉमिनेशन से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ लगातार, जहाँ नेताजी के प्रति इतना सम्मान भाव दिखाया जा रहा है, वहीं नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव। और हमारी पार्टी से नेताजी की बहू और महिला उम्मीदवार हैं, कम से कम महिलाओं के सम्मान में ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहने देते। चुनाव आयोग फ्री एंड तरह से चुनाव आयोग तो हम लोग शिकायतें कर रहे हैं, कुछ समाधान भी हो रही, कुछ नहीं भी हो रही हैं, लेकिन मेरा सीधा आरोप है मैनपुरी का पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी और कप्तान से लेकर उनके अधीनस्थ तक चुनाव को प्रभावित करने में जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप बताइए ना, जो बूथों में प्रॉब्लम हो रही है, लिस्ट लेकर आप तो बैठे हुए हैं लगातार। मैं एक नहीं, मैं कितनी आप लाइव दिखा पाओगे। मैं 50 बूथों की मेरी जुबान पे रटी हुए। मैंने बताया गोपालपुर के, मैंने बताया ग्वाल टोली का, मैंने बताया सूरजपुर पे हमारे वोटरों को रोका जा रहा था। सूरजपुर ऐसा बूथ है जहां 2012 के अभी 22 के विधानसभा चुनाव में न किसी विपक्षी को न किसी निर्दलीय को एक भी वोट नहीं मिला। सेंट्रल फोर्सेज आई हैं, वो गाँव में जाके रोक रही, अखिलेश जी वो बात करते, कुछ ऐसा फीडबैक आया? बट ऑब्वियस है कि वो सेंट्रल फोर्सेज जो आती हैं उनको गाइड करने की जिम्मेदारी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। यहाँ के एसओ से लेके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लोग करते हैं, और वो स्पेशली टारगेट करते हैं कि समाजवादी पार्टी के वोटर कहाँ हैं, उन वोटरों को इतना भयभीत कर दो कि वोट परसेंटेज डाउन हो जाए। ये लगातार, और मैं कह रहा हूँ, आप कभी कर्मचारी अगर कोई आपका हो, कर्मचारियों की ब्रीफिंग में जिलाधिकारी ने, कप्तान ने इस बात का टारगेट दिया था कि परसेंटेज समाजवादी पार्टी की जो पक्ष की परसेंटेज है, अच्छा वो तो आइडेंटिफाइड है, उसमें कुछ छुपना ही नहीं है। हर चुनाव दर चुनाव अगर आप डेटा देखोगे तो क्लियर है कि यहाँ समाजवादी पार्टी 80, 90, 95% तक वोट पड़े हैं। तो आप इसका बताइए ना मुझे, आज आपको क्या लग रहा है, क्या मार्जिन रहेगा चुनाव में परिणाम का? कितना? लाखों में जाएगा। आदरणीय नेताजी से भी ज़्यादा वोटों से आदरणीय डिम्पल जी जीत के जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों के दिलों में नेताजी के प्रति जो भाव है, उस भाव का उद्गार है आज, उस भाव का प्रकटीकरण है, उस भाव को लोग अपने वोटों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं देश और प्रदेश के सामने। और ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। और एक ही बात मैं कहूँगा, मैनपुरी की जनता ने नेताजी को बनाया था, नेताजी ने मैनपुरी का ख्याल रखा था, मैनपुरी नेताजी की थी और नेताजी की ही रहेगी। नेताजी की रहेगी। जो भाव है, इस समय धर्मेंद्र यादव बताते हुए, जिस दिन अंतिम संस्कार था, भाव विभोर थे काफी, और जो भावना उनके मन में है वो कह रहे हैं कि जो जनता है उनके भी मन में है और उसका असर वोटों में देखने को मिलेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन गंभीर आरोप लगा रहे हैं अजय, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर लगाए गए, बीजेपी उन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी ने इससे इनकार किया है और साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनवाते हैं आपको कि जितिन प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। ये निराधार आरोप हैं। जब हार दिखाई दे रही है तो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा भरोसा रखती है और होते आए हैं। और आपने देखा कि इस रामपुर लोकसभा उपचुनाव, आजमगढ़ में भी ऐसे आरोप लगाए थे जो निराधार साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और अभी भी आप देखिएगा, इन 3 जो उपचुनाव आज मतदान जहां हो रहा है वहां कमल का फूल खिलेगा। तो जिस तरफ एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी की लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव चल रहा है, चुनावी दंगल भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।